इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज हम रियलिस्ट अप्रोच की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आइडियलिस्ट अप्रोच की बात की थी। तो रियलिस्ट अप्रोच को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियलिस्ट अप्रोच के बारे में बता देता हूं। आइडियलिस्ट अप्रोच इस चीज की बात करती है कि पूरी दुनिया के अंदर शांति होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और साथ ही साथ आपस में सारे देश मिलजुल के रहें, कोई वॉर्स ना हो, हमें वॉर्स को अवॉइड करना है, ज्यादा हथियार ना हो पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग आपस में मिलजुल के रहें, पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये एक क्रक्स था आइडियलिस्ट अप्रोच का। तो हमने आइडियलिस्ट अप्रोच के अंदर उसका जब क्रिटिसिज्म देखा था तो हमने देखा था कि ये अप्रोच जो है ना वो हकीकत से परे है। मतलब कि ये अप्रोच विचारों में एग्जिस्ट करती है, ये अप्रोच आदर्शवादी है। मतलब कि ये कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शांति आनी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर पीस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, देश आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो भाई हर देश चाहता है कि वो सुपर पावर बने, हर देश चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हथियार हो, हर देश चाहता है कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन करे, वो बाकी देशों के ऊपर कंट्रोल करे, हर एक देश चाहता है कि वो पावरफुल हो जाए। तो इसलिए हम जब रियलिटी में देखते हैं ना तो आइडियलिस्ट अप्रोच वहां पे हमें जो है वो मेल खाते हुए नजर नहीं आती है। मतलब कि आइडियलिस्ट अप्रोच के अंदर जो है वो हवा में बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वैसा नहीं होता है। आप ह्यूमन नेचर की ही बात कर लीजिए ना, आप खुद की बात कर लीजिए। हम कितने इगोइस्टिक हैं, हम कितने लालची हैं, हम ग्रीड के पीछे भागते रहते हैं, हम कितने मटीरियलिस्टिक हैं। तो जब हम इंसानों की बात करते हैं, हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो इंसान भी अच्छा नहीं हो सकता। इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, इंसान लालची भी होता है और इंसान जो है हम्बल भी होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सब सही नहीं हो सकता है। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ रियलिस्ट अप्रोच उभर करके आती है और रियलिस्ट अप्रोच हम हंस जे मार्गिन्थो की देखेंगे। मतलब कि हंस जे मार्गिन्थो किस तरीके से रियलिस्ट अप्रोच को डिफाइन करते हैं, हंस जे मार्गिन्थो किस तरीके से रियलिस्ट अप्रोच को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से रियलिस्ट अप्रोच के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब रियलिस्ट अप्रोच का अगर मैं आपको क्रक्स बता दूं तो इसके अंदर यह कहा जाता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पावर पॉलिटिक्स तो होगी ही। हर एक देश पावर के लिए लड़ेगा, हर एक देश पावर के पीछे भागेगा, हर एक देश अपना इंटरेस्ट देखेगा। तो रियलिस्ट अप्रोच के अंदर ना हकीकत की बात की गई है। रियलिस्ट अप्रोच वास्तविकता के साथ डील करती है। मतलब कि रियलिस्ट अप्रोच के अंदर यह कहा जाता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, असल में क्या है, रियलिज्म के साथ डील करती है ये। तो रियलिस्ट अप्रोच का क्रक्स यही है कि रियलिटी में क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है, हकीकत में क्या होता है, उस चीज की यहां पे बात की गई है। इसके तो रियलिस्ट अप्रोच का मैं दोबारा से आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इसका मीनिंग बता देता हूं कि रियलिस्ट अप्रोच के अंदर क्या आता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड पावर पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस ऑफ वर्ल्ड। देखो ये पावर पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सारे देश जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हर एक देश जो है वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पावर के लिए लड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि मैं सुपर पावर हो जाऊं, चाइना चाहता है कि मैं सुपर पावर हो जाऊं, इंडिया चाहता है कि मैं सुपर पावर हो जाऊं, तो नॉर्थ कोरिया चाहता है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। तो हर एक देश का जो मेन इंटरेस्ट है वो है पावर। तो पावर को गेन करना हर एक देश का इंटरेस्ट है, तो उसके ये अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें यह कहा गया है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ये सब तो होना ही है, इसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सब सही हो जाए, सारे देश जो हैं वो पावर के लिए ना लड़ें बल्कि वो शांति बनाए रखें, वो ह्यूमैनिटी को जो है वो बढ़ावा दें या फिर वहां पे जस्टिस हो। वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी में वैसा नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है कंसिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स। वही बात हो गई कि सिक्योरिटी और पावर फैक्टर्स भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। मतलब हर एक देश अपने आर्म्स को बढ़ाता है, हर एक देश अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाता है, हथियारों को बढ़ाता है और साथ ही साथ पावर को किस तरीके से कैप्चर किया जाए वो हर एक देश का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है राइवलरी, स्ट्राइफ, स्ट्रगल फॉर पावर, परमानेंट फैक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वही बात होगी कि भाई स्ट्रगल फॉर पावर, राइवलरी, स्ट्राइफ, जंग, दुश्मनी, ये सब तो होना ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सारे देश आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते, उनको तो लड़ना ही है। तो वो क्या है, वो परमानेंट फैक्टर्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। हम इनको रोक नहीं सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के द्वारा या गवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर
स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्राइफ, राइवलरी, ये तो होना ही है। उसके बाद इसके अंदर आता है इट पुट्स एम्फेसिस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड फॉरेन पॉलिसी। ये मेन इसका जो एम्फेसिस है वो किसके ऊपर रहता है? नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रहता है कि हर एक देश का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आगे हो, नेशनल पावर के ऊपर रहता है और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रहता है। मतलब कि हर एक देश चाहता है कि वो किस तरीके से अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करे, उसी के साथ साथ वो चाहता है कि किस तरह से नेशनल पावर को एक्सपेंड किया जाए और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर को जो है अचीव कर सके। उसी के साथ साथ इसके अंदर आता है पीस कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ पावर डिवाइसेस सच एज बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, अलायंसेस, वर्ल्ड गवर्नमेंट एटसेट्रा। इसके अंदर ये कहा गया है कि पूरी दुनिया के अंदर शांति आ सकती है, पीस को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन कैसे? हम पावर डिवाइसेस का अगर अच्छे से मैनेजमेंट करें। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर को अच्छे से जो है वो मैनेज किया जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी को अच्छे से देखा जाए, डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस किया जाए और साथ ही साथ अलायंसेस और वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू हम पीस को प्रिजर्व कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर शांति आ सकती है, लेकिन कैसे आ सकती है? अगर पीस को हमें मेंटेन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि पावर का बैलेंस किया जाए, उसी के साथ साथ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देखी जाए पूरे देशों की, साथ ही साथ वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, साथ ही साथ अलायंसेस बनाए जाए पूरी दुनिया के अंदर, कॉपरेशन को बिल्ड किया जाए अमंग द नेशंस। इस तरीके से हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये रियलिस्ट अप्रोच का क्रक्स आता है या फिर मीनिंग आता है। मैं फिर से अगर आपको दोबारा से कंक्लूड करके बता दूं तो रियलिस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर सब सही नहीं हो सकता, हम वास्तविकता के साथ भी जुड़े रहें, हम हवा में बातें ना करें कि पूरी दुनिया के अंदर पीस आ जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस होगा। जो हवा में बातें आइडलिस्ट थिंकर्स करते हैं या आइडलिस्ट अप्रोच वाले लोग करते हैं, उसको ये नकारती है रियलिस्ट अप्रोच। और रियलिस्ट अप्रोच के अंदर ये कहा जाता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहने ही हैं, पूरी दुनिया के अंदर पावर पॉलिटिक्स तो होगी ही, पूरी दुनिया के अंदर सिक्योरिटी और पावर फैक्टर्स होंगे, तो ये तो होगा ही। ये चीजें भी हमें कंसिडरेशन में लेनी है, इनको हम नकार नहीं सकते। तो अब हम हंस जे मार्गिन्थो की रियलिस्ट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि हंस जे मार्गिन्थो किस तरह से अपनी रियलिस्ट अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देते हैं। देखिए, जब मैं हंस जे मार्गिन्थो की बात करता हूँ, हिज रियलिस्ट व्यू अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। उनका जो रियलिस्ट व्यू है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो है स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग देश जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि हमने आइडलिस्ट अप्रोच के अंदर देखा कि उसमें ये कहा जा रहा था कि सब कुछ सही हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सारे देश आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन वहीं दूसरी ओर हंस जे मार्गिन्थो जो हैं वो रियलिस्ट हैं, वो वास्तविकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि असल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, रियल लाइफ में जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सब सही नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग देश जो है वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं हंस जे मार्गिन्थो की बात करता हूं, वो जो है हमें 6 प्रिंसिपल्स देते हैं अपनी रियलिस्ट थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब कि जो उन्होंने रियलिस्ट थियरी दी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो 6 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इन 6 प्रिंसिपल्स के थ्रू वो अपनी रियलिस्ट थियरी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ पे लिखे हैं? उनकी एक मशहूर किताब जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इस किताब के अंदर वो इन 6 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और इन 6 प्रिंसिपल्स के थ्रू वो डिफाइन करते हैं अपनी रियलिस्ट थियरी को। तो अब हम इनके 6 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हंस जे मार्गिन्थो अपनी रियलिस्ट थियरी को इन 6 प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज के द्वारा गवर्न होती है। पॉलिटिक्स कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज से चलती है और उन लॉज की, उन ऑब्जेक्टिव लॉज की रूट्स कहाँ पे हैं, उनकी जड़ें कहाँ पे हैं? वो है ह्यूमन नेचर के अंदर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ऑब्जेक्टिव लॉज से पॉलिटिक्स चलती है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो ग्रेविटी से चलता है। ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्टिव लॉ है पूरे ब्रह्मांड का। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाएगा, है ना। तो ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्टिव लॉ है पूरे ब्रह्मांड का। उसी तरह से वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स भी कुछ गिने चुने लॉज से चलती है। कुछ पॉलिटिक्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज हैं और जिनकी रूट्स कहाँ पे हैं? ह्यूमन नेचर के अंदर है। अब ह्यूमन नेचर के अंदर रूट्स होने का मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन नेचर कैसा है? वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो अनचेंजेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इंसान जो है वो मिक्सचर है गुड और बैड का। इंसान अच्छा भी है, इंसान बुरा भी है।
इंसान जो है सेल्फिश भी है और इंसान जो है वो सेक्रीफाइस भी कर सकता है। उसी के साथ साथ इंसान जो है लविंग भी है और इंसान जो है वो क्वारलसम भी है। मतलब कि इंसान प्यारा भी है, लविंग भी बहुत है और झगड़ालू भी बहुत है। तो वो कहते हैं कि इंसान का नेचर ऐसा है, और ये जो इंसान का नेचर है इसी से पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव लॉस को डिराइव किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जब इंसान का नेचर ही ऐसा है, इंसान ही ग्रीडी नेचर है, इंसान लालची है, इंसान जो है वो क्वारलसम इन नेचर है, इंसान जो है वो गुड भी है बैड भी है, और जब इंसान ही ऐसा है तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मॉरल्स हों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ सही हो जाए जब इंसान ही सही नहीं है। तो वो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पॉलिटिक्स गवर्न होती है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी हमेशा जो है वो स्ट्रगल रहेगी पावर के लिए, हमेशा झगड़े रहेंगे, हमेशा जो है लड़ाइयाँ रहेंगी, हमेशा जो है वो डिस्प्यूट्स रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो होना ही है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल उनका आता है इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। हंस जे मार्गेंथो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक देश का जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब कि हर एक देश जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहा है, हर एक देश नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई देश कोई ट्रीटी साइन कर रहा है, अगर कोई देश कोई अग्रीमेंट साइन कर रहा है, अगर कोई अलायंस बना रहा है, अगर कहीं पे वॉर में जा रहा है, कहीं पे जंग लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो उसके पीछे उसकी जो मोटिवेटिंग फोर्स होगी, उसके पीछे उसकी जो गाइडिंग फोर्स होगी, वो उस देश का नेशनल इंटरेस्ट होगा। मतलब कि हर एक देश पूरी दुनिया के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना चाहता है। और वो नेशनल इंटरेस्ट कैसे अचीव होगा? नेशनल इंटरेस्ट है क्या? वो है पावर। हर एक देश चाहेगा कि अपनी पावर को वो एक्सपैंड करे, अपनी पावर को जो है वो बढ़ाए, और उसी से उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव होगा। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ना। आज अगर आप देखें इन सुपर पावर्स को, अमेरिका को देखें, तो अमेरिका अगर किसी देश को एड भी देता है ना, अगर किसी देश को मदद भी देता है, अगर किसी गरीब देश के अंदर जो है वो डिजास्टर आ गया है, वहां पे वॉर हो गई है, वहां पे लोगों की कंडीशन जो है बुरी हो गई है, तो अमेरिका वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए करेगा। उसमें भी अमेरिका अपना फायदा देखेगा। अमेरिका देखेगा कि कैसे मैं वहां पे अपनी एमएनसीज को इस्टेब्लिश कर सकता हूं उस देश के अंदर, कैसे मैं वहां के इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे मैं वहां के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। तो अमेरिका अगर किसी गरीब देश की मदद भी कर रहा है तो वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। और इसलिए हंस जे मार्गेंथो यहाँ पे अपने सेकंड प्रिंसिपल के अंदर बात करते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो मोटिवेटिंग फोर्स है हर एक देश की। कोई भी देश कोई भी फैसला ले रहा है उसके पीछे उसका नेशनल इंटरेस्ट होगा। अगर कोई देश मॉरल प्रिंसिपल्स को, एथिक्स को भी फॉलो कर रहा है ना, तो उसके पीछे भी अपना वो नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। वो देखेगा कि किस तरीके से वो अपनी पावर को और बढ़ा सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल जो इसके अंदर आता है वो है डायनेमिक इंटरेस्ट। यहां पे बात कर रहे हैं हंस जे मार्गेंथो डायनेमिक इंटरेस्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल इंटरेस्ट आर डायनेमिक विच आर फिक्स्ड एंड शेप्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, टाइम एंड स्पेस। हंस जे मार्गेंथो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, सभी देशों के लिए एक सेम तरह का नेशनल इंटरेस्ट हो। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डायनेमिक है, वो चेंजिंग इन नेचर है। वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डायनेमिक इन नेचर है और ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सर्कमस्टांसेस किसी देश में चल रहे हैं और उन सर्कमस्टांसेस के दौरान उस देश का नेशनल इंटरेस्ट कैसा होगा। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कौन सा चल रहा है अभी, और स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा देश है ये, इसका जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस वक्त जो यूएसएसआर के एलाइज थे और जो यूएसए था, तो ये दोनों सुपर पावर्स इस चीज के लिए compete कर रही थी कि किस तरीके से ये अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करें, किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएं, किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ये नेशनल इंटरेस्ट हुआ करता था कि किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना है, किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को बनाना है, किस तरीके से हमें मिलिट्री को एक्सपैंड करना है। लेकिन अगर आप आज के टाइम की बात करो तो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, आज जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि किस तरीके से कौन सा देश टेक्नोलॉजी के अंदर कितना बेहतर कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप कितने आगे बढ़ रहे हो, ये नेशनल इंटरेस्ट हो गया है आज। और साथ ही साथ आज ये चल रहा है कि कौन सा देश स्पेस के अंदर कितना कमाल कर रहा है, कौन सा देश स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा मिशंस को लॉन्च कर रहा है, कौन सा देश जो है वो मून्स के ऊपर अपने मिशंस को लॉन्च कर रहा है, सन के ऊपर अपने मिशंस को लॉन्च कर रहा है। ये जो स्पेस की डिस्कवरी के बारे में दौड़ है, ये आज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है अलग अलग देशों का।
तो इस तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस वेरी करता है, एंड देन स्पेस टू स्पेस वेरी करता है। उसके बाद वो फोर्थ प्रिंसिपल की इसके अंदर बात करते हैं, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स इनएप्लीकेबल। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज माइट हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, बट दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट ऑलवेज बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द एक्शंस ऑफ स्टेट इन द रियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटीज की अपनी मॉरल वैल्यूज हो सकती हैं, अपनी बिलीव्स हो सकते हैं, अपने एथिक्स हो सकते हैं, अपनी मोरालिटी हो सकती है, मगर हम इन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ये माना जाता है कि झूठ बोलना पाप है, ये माना जाता है कि किसी की हत्या करना पाप है, लेकिन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की प्राइवेसी के लिए एक देश झूठ भी बोल सकता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर वॉर भी कर सकता है ताकि अपने देश को बचाया जा सके, उसकी सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ उस देश के नागरिकों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सही गलत क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ये ज़्यादा जो है वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है, आप अपने आप को किस तरह से एक्सपैंड करेंगे वो देखना होता है, और आप अपने देश की सिक्योरिटी को किस तरीके से बचा के रखेंगे, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा कैसे देंगे, उस चीज को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को बचाते हुए, अगर आपको मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स आर इनएप्लीकेबल इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दिस इज व्हाट हंस जे मार्गेथो इज डिस्कसिंग इन हिज फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल इसके अंदर आता है, मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ पर्टिकुलर नेशन आर नॉट यूनिवर्सल। यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ पे हंस जे मार्गेथो ये कहते हैं कि जो एक देश की मॉरल एस्पिरेशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश की भी मॉरल एस्पिरेशंस हों। मतलब कि जो वैल्यूज़, बिलीव्स और मॉरल गोल्स हैं एक देश के, वो ज़रूरी नहीं है कि बाकी देशों के ऊपर भी एप्लीकेबल हों। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मॉरल एस्पिरेशंस हैं ये यूनिवर्सल नहीं है, ये नेशन टू नेशन डिपेंड करती हैं। एक नेशन की, एक देश की अलग मॉरल एस्पिरेशंस हो सकती हैं, दूसरे देश की अलग मॉरल एस्पिरेशंस हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेशन ए है और यहाँ पे नेशन बी है। जो नेशन ए है वो डेमोक्रेसी को एडवोकेट करता है, वो ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करता है। वहीं दूसरी ओर जो नेशन बी है वो कम्युनिज्म को एडवोकेट करता है, वो इकोनॉमिक इक्वालिटी को एडवोकेट करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अलग अलग देश हैं उनकी अलग अलग मॉरल एस्पिरेशंस हो सकती हैं, क्योंकि एक देश की ज्योग्राफी, उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स, उसके कल्चरल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, इसलिए वहाँ की मॉरल वैल्यूज़, बिलीव्स, एस्पिरेशंस अलग हो सकती हैं और दूसरे देश के हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कल्चर, ज्योग्राफी, लैंग्वेज वहाँ का अलग हो सकता है, इसलिए उनकी अलग मॉरल एस्पिरेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर देश की एक जैसी मॉरल एस्पिरेशंस हो। कोई देश हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स का समर्थन करता हो और कोई देश हो सकता है कि कम्युनिज्म का समर्थन करता हो। उसके बाद सिक्स्थ प्रिंसिपल इसके अंदर आता है, द ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर का क्या मतलब है? पॉलिटिक्स ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड लॉजिक विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ एरिया सच एज मोरालिटी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि पॉलिटिक्स जो है वो अपने सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती है, पॉलिटिक्स अपने लॉजिक से चलती है, पॉलिटिक्स अपने ऑब्जेक्टिव लॉज से चलती है, पॉलिटिक्स मोरालिटी की तरह नहीं चलती, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की तरह नहीं चलती, बल्कि पॉलिटिक्स के अपने रूल्स हैं, अपना लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक देश को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई डिसीजंस लेने हैं, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इंटरेस्ट और पावर जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेशनल इंटरेस्ट और पावर से जो है वो पॉलिटिक्स डिराइव होगी, नेशनल इंटरेस्ट और पावर से पॉलिटिक्स चलेगी, पॉलिटिक्स मोरालिटी से नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स एथिक्स से नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स वैल्यूज से नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स जो है वो सही और गलत देख के नहीं चलेगी। पॉलिटिकल स्फीयर जो है वो उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, पॉलिटिक्स के अपने कुछ रूल्स हैं, पॉलिटिक्स के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स का अपना एक लॉजिक है और उस लॉजिक के थ्रू पॉलिटिक्स चलती है। इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इंटरेस्ट और पावर जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन दिस मोरालिटी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज एंड ऑल। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पॉलिटिकल स्फीयर की अपनी एक ऑटोनॉमी है, पॉलिटिक्स एक अपने लॉजिक से चलती है, अपना सेट ऑफ रूल्स है पॉलिटिक्स का कुछ, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे मोरालिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मोरालिटी और इकोनॉमिक्स की तरह पॉलिटिक्स नहीं चलती है कि आप बाकी चीज़ों को भी कंसीडरेशन में लेंगे, बल्कि पॉलिटिक्स के अंदर जो मेन चीज़ आपको कंसीडरेशन में लेनी है वो पावर है
वो नेशनल इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से अपने 6 प्रिंसिपल्स को जो है वो हंस जे मॉर्गेंथो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और इन 6 प्रिंसिपल्स के थ्रू वो अपनी रियलिस्ट थियरी को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल क्रक्स बताऊं रियलिस्ट थियरी का, तो जो रियलिस्ट थियरी है ये आइडियलिस्ट थियरी को क्रिटिसाइज करती है। ये जो रियलिस्ट अप्रोच है ये आइडियलिस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज करती है। जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं वो आइडियलिस्ट थिंकर्स को क्रिटिसाइज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। वो कहते हैं कि वास्तविकता के साथ रूबरू हो जाइए। वो कहते हैं कि हवा में बातें मत करिए। कौन? रियलिस्ट थिंकर्स कहते हैं। रियलिस्ट थिंकर्स ये कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो सब सही हो जाएगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर कोई वॉर्स नहीं होंगी, सब कुछ मोरालिटी के थ्रू जो है चलेगा, हर जगह पे एथिक्स होंगे, वैल्यूज होंगे, सही ही सही होगा, गलत होगा ही नहीं। तो रियलिस्ट थिंकर कहते हैं कि तुम लोग हवा में बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। रियलिस्ट थिंकर कहते हैं कि तुम ह्यूमन नेचर की ही बात कर लो, तुम इंसान की ही बात कर लो। जब इंसान ही लालची है, इंसान ही ग्रीडी इन नेचर है, इंसान ही क्वारलसम इन नेचर है, इंसान ही झगड़े करता है, इंसान ही लड़ाइयाँ करता है, इंसान जो है सेल्फिश है, तो पूरी स्टेट सही कैसे हो सकती है? फिर पॉलिटिक्स सही कैसे हो सकती है? क्योंकि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, जब इंडिविजुअल कैरेक्टर ही ग्रीडी होगा, इंडिविजुअल कैरेक्टर ही क्वारलसम इन नेचर होगा, तो स्टेट भी क्वारलसम इन नेचर होगी ना। स्टेट का ओवरऑल कैरेक्टर है, जो स्टेट है, जो स्टेट का नेचर है वो भी ग्रीडी होगा, वो भी क्वारलसम इन नेचर होगा, क्योंकि इंसानों को मिला के ही स्टेट बनती है ना। तो जब इंसानों का कैरेक्टर ही क्वारलसम इन नेचर है, जब इंसानों का कैरेक्टर ही ग्रीडी है, तो स्टेट का कैरेक्टर भी ग्रीडी होगा। और जब स्टेट का कैरेक्टर ग्रीडी होगा तो हर एक देश का कैरेक्टर ग्रीडी होगा। इसलिए वॉर्स होंगी, जंगें लड़ी जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये सब चीज़ें तो होनी ही है। जैसे कि प्लेटो कहते हैं कि स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लॉज, मतलब कि स्टेट जो है वो मैग्नीफाइड वर्जन है इंडिविजुअल का। मतलब कि जो इंडिविजुअल का नेचर है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के जो है वो स्टेट बनती है। इसलिए जो इंडिविजुअल्स का ओवरऑल नेचर होता है वही स्टेट का नेचर होता है। और जब इंडिविजुअल का नेचर ही ग्रीडी है, जब इंसान ही लालची है, तो स्टेट का नेचर भी ग्रीडी होगा, सारे देशों का नेचर ही ग्रीडी होगा। तो यहाँ पे झगड़े तो होंगे ही, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, वॉर्स तो होंगी ही। ये सब बात की जाती है रियलिस्ट थियरी के अंदर, रियलिस्ट अप्रोच के अंदर। तो अब हम हंस जे मार्गेंथो का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। तो जब मैं हंस जे मार्गेंथो के क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ, मतलब कि मैं हंस जे मार्गेंथो की थियरी जो है रियलिस्ट अप्रोच, उसके क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्प्राउट हंस जे मार्गेंथो की थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। स्प्राउट क्रिटिसाइजेस हिज थियरी बिकॉज इट निग्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो स्प्राउट जो है वो हंस जे मार्गेंथो की थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। स्प्राउट ये कहते हैं कि जो हंस जे मार्गेंथो की रियलिस्ट थियरी है उसके अंदर जो नेशनल पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि एक देश की नेशनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे वो जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसके बाद क्विंसी राइट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं हंस जे मार्गेंथो को। वो कहते हैं कि हिज रियलिस्ट थियरी डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द इंपैक्ट ऑफ वैल्यूज ऑन नेशनल पॉलिसी। वो कहते हैं कि वैल्यूज का क्या इंपैक्ट होना चाहिए नेशनल पॉलिसी के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है इस रियलिस्ट थियरी के अंदर। मतलब कि वैल्यूज किस तरीके से नेशनल पॉलिसी को शेप करती हैं, एथिक्स किस तरीके से नेशनल पॉलिसी को शेप करते हैं, इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। उसके बाद ही जस्टिफाइज पावर इज रियलिटी स्टेट में लेड टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ वॉर। जे मार्गेंथो अपनी इस रियलिस्ट थियरी के अंदर इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि पावर ही रियलिटी है, मतलब कि पावर ही सब कुछ है। तो जब वो पावर इस रियलिटी को जस्टिफाई करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो अलग अलग देश जो है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर में जा सकते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर हमेशा जंगें ही जंगें होंगी, हमेशा वॉर्स ही लड़ी जाएंगी। तो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर हो सकती है क्योंकि उसने जो है वो पावर इस रियलिटी को जस्टिफाई किया है। उसने कहा है कि पावर जो है वो रियलिटी है। उसके बाद गिवन रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यहाँ पे ह्यूमन नेचर का वो रॉन्ग कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है सेल्फिश है, ग्रीडी इन नेचर है, क्वारलसम इन नेचर है, बैड इन नेचर है। बट ऐसा नहीं है, कुछ इंसान जो है वो बड़े अच्छे भी होते हैं। तो जो ह्यूमन नेचर है उसको जो है उन्होंने गलत तरीके से दिया है। ये क्रिटिसिज्म है इनका। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।